हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ रहे हैं टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। फेडरिक विंस्लो टेलर एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर था और वो एक फैक्ट्री में काम करता था। और उसने अपनी फैक्ट्री को पूरा रीशेप कर दिया था। लॉस में जा रही थी फैक्ट्री और उसको उसने प्रॉफिट में लेकर आ गया। वो जो है फेडरिक विंस्लो टेलर, इसको हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। According to Taylor, scientific management means knowing exactly what you want men to do and seeing what they do it in the best and cheapest way. Techniques of scientific management. फर्स्ट टेक्निक होती है टाइम स्टडी। इसमें हमें टेलर ने कहा है कि स्टैंडर्ड टाइम कितना एक वर्कमैन लेता है अपने काम को करने के लिए। इसको पहले ऑब्जर्व करो कि नॉर्मली हाउ मच टाइम इज़ नॉर्मली टेक रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए सर्टेन जॉब। इसके बाद आपने फेयर डे वर्क जो है वर्कमैन का डिसाइड करना है और ये भी डिसाइड करना है कि कितने नंबर ऑफ वर्कर्स उस काम को करेंगे और उनके एक इंसेंटिव स्कीम को भी आपने फ्रेम करना है। सेकंड है मेथड स्टडी। टेलर ने सजेस्ट किया कि मैनेजमेंट को हमेशा एक बेस्ट वे जो है ये चूज़ करना चाहिए अपने काम को या टास्क को पूरा करने के लिए। सो मैनेजमेंट शुड फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ कंप्लीटिंग ए टास्क। इसका पर्पस या ऑब्जेक्टिव होता है कि गुड क्वालिटी का काम हो और लेस टाइम में हो। वन बेस्ट वे होना चाहिए। और एक काम को करने के लिए बड़े सारे नंबर ऑफ वेज होते हैं, लेकिन आपने चूज़ करना है कि आपकी जो कॉस्ट है वो कम से कम हो और आपका प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम हो। थर्ड है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ ऑपरेटर्स, यानी कि वर्कर्स और मशीनरी जो है जॉब को परफॉर्म करने के लिए कितने लोग चाहिए, और आइडेंटिफाई करना, एलिमिनेट करना ऐसे अननेसेसरी मूवमेंट जो कि बेकार हैं और टाइम को ज़्यादा लगा रहे हैं काम को कराने के लिए। तो ऐसे वेस्टफुल मोमेंट्स को बिल्कुल अपने काम से हटा देना। तो ना तो ह्यूमन बींग्स अपने मोमेंट्स को वेस्ट करेंगे और ना ही मशीनरी करेंगे। तो ये पहले से आपने चेक करके रखना है कि एक काम को करने के लिए, उस टास्क को करने के लिए कितने आपको मशीन की ज़रूरत है, कितने वर्कर्स को चाहिए की ज़रूरत है, प्लस अननेसेसरी जो भी मूवमेंट्स हैं उसको एलिमिनेट करना है। फोर्थ हमारी टेक्निक है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी में ये डिसाइड करना होता है कि हमें कितने फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल चाहिए अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि टाइम ऑफ ब्रेक जो है वो डिसाइड करना। ये हेल्प करता है कि हाउ लॉन्ग ए पर्सन कैन परफॉर्म ए स्टैंडर्ड टास्क विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन हिज हेल्थ एंड एफिशिएंसी। यानी कितने टाइम तक एक ह्यूमन बीइंग लंबे टाइम तक काम कर सकता है जिसमें उसकी हेल्थ भी ना ख़राब हो और एफिशिएंसी भी ना ख़राब हो। तो ऐसे करके वो कितने टाइम निकाल सकता है और कब कब उसको रेस्ट इंटरवल की ज़रूरत पड़ती है। तो फटीग स्टडी को डिसाइड करने के लिए हमें अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरवल्स को निकालना पड़ता है फॉर द कंप्लीशन ऑफ टास्क। और ये पॉसिबल भी नहीं है कि कोई वर्कर्स जो है एट ए स्ट्रेच जो है काम करता ही रहे, काम करता ही रहे। हर एक को एक टाइम के बाद एक रेस्ट इंटरवल चाहिए होता है और वो इसको पूरा एडवोकेट करता है टेलर कि भाई रेस्ट इंटरवल होना, अलाउ करना बड़ा ज़रूरी है काम के बीच में। इससे क्या होता है कि वो उसकी स्टेमिना को रिज्यूम कर लेता है और उसकी एफिशिएंसी दोबारा से बढ़ जाती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, जो कि हमारा फिफ्थ पॉइंट है हमारी टेक्निक्स का। इसमें टेलर ने कहा है कि ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि कौन सा वर्कर हमारा एफिशिएंट है और कौन सा इनएफिशिएंट है। तो अगर कोई एफिशिएंट है तो उसको ज़्यादा पेमेंट मिलनी चाहिए डिफरेंट रेट से, और अगर इनएफिशिएंट है तो उसको उस हिसाब से पेमेंट मिलनी चाहिए। अदरवाइज़ उसका क्या अट्रैक्शन है उस वर्कर का कि वो एफिशिएंटली काम को करेगा। तो इसलिए रिवार्ड देना बहुत ज़रूरी है। द पर्पज ऑफ फॉलोइंग द टेक्निक इज़ टू रिवार्ड एफिशिएंट वर्कर। ही बिलीव दैट लॉस इन वेजेस विल बी इन द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेशन फॉर द वर्कर टू रीच द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस।
जब तक आप उसकी सैलरी को, उसके वेजेस को नहीं काटोगे, तब तक उसके अंदर ये डिज़ायर ही नहीं पैदा होगी कि उसको बेटर वर्क करना है और आगे बढ़ के जाना है। तो इसलिए ये टेक्निक बड़ी यूज़फुल रहती है कि अगर वर्कर आपका काम नहीं करता या एफिशिएंटली काम नहीं करता, तो उसके जो वेजेस है वो जो है रिड्यूस करी जाए, डिफरेंट रेट से दी जाए, और अगर कोई एफिशिएंट है तो उसके रेट्स को बढ़ाए जाए। Workers are paid on the basis of the number of units produced. If a worker produces more than the standard unit, यानी कि पहले आप एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर लो कि आपको 100 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करने हैं। अगर 100 यूनिट से एक भी यूनिट कोई ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है वर्कर, तो उसको हायर रेट पे वेजेस दो। अगर 100 यूनिट्स जो कि स्टैंडर्ड है उससे एक भी यूनिट कम प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको लोअर रेट पे ले आओ। तो इस तरह से हमें वेजेस को देना चाहिए। Due to the different rates for different set of workers, it is known as differential wages system. क्योंकि हम different wages पैटर्न से वेज देते हैं तो एक जैसा नहीं होता, तो इसीलिए इसको डिफरेंशियल वेज सिस्टम कहा जाता है। तो सपोज कर लीजिए कि स्टैंडर्ड आउटपुट आपका 10 यूनिट्स है, वेज रेट जो है बिलो स्टैंडर्ड आउटपुट अगर करोगे तो ₹10 पर यूनिट है, और अगर वेज रेट मोर देन द इक्वल टू द स्टैंडर्ड आउटपुट करते हैं तो ₹12 पर यूनिट है। तो एक एम्प्लॉई है जो कि 9 यूनिट्स अगर प्रोड्यूस करता है और दूसरा बी जो है वो प्रोड्यूस करता है 11 यूनिट्स, तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी वेजेस भी अलग अलग डिसाइड होगी। यानी कि फॉर्मूला रहेगा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू वेज रेट। 6 पॉइंट है हमारी टेक्निक्स का मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन implies चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स टूवर्ड्स ईच अदर। यानी कि दोनों को ही अपने माइंड सेट को, वर्कर्स को भी और मैनेजमेंट को भी, दोनों को ही अपने माइंड सेट को चेंज करना चाहिए। इट बिकम्स पॉसिबल बाय शेयरिंग ए पार्ट ऑफ द सरप्लस विद द वर्कर्स, training of employees, division of work, team spirit, positive attitude, sense of discipline, sincerity। ये सारे फैक्टर्स जो है अगर होते हैं तभी ये मेंटल रेवोल्यूशन जो होता है वो पॉसिबल होता है। मेंटल रेवोल्यूशन रिजल्ट इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो माइंड का आउटलुक जो है वो चेंज होना बड़ा ज़रूरी होना चाहिए कि एम्प्लॉय जो है वो अपना जो है आउटपुट ज़्यादा दे, वेस्टेज कम करे, और एम्प्लॉयर भी जो है उसको एक अच्छी वर्किंग कंडीशन देनी चाहिए, और प्रॉफिट में ज़रूर उसको एम्प्लॉय को शेयर कराना चाहिए क्योंकि उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरह के जब माइंड सेट को चेंज करता है जो हमारा प्रिंसिपल, वो यही है, सॉरी टेक्निक यही है, मेंटल रिवोल्यूशन। 7 पॉइंट है हमारा टेक्निक का स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। ये टेक्निक हमें ये बताती है कि हमें एक स्टैंडर्ड टूल्स और इक्विपमेंट्स जो है वर्कर्स के लिए यूज़ करने चाहिए, और एक स्टैंडर्ड वर्किंग कंडीशन भी वर्कर के पास होनी चाहिए। पर्पस जो है स्टैंडर्डाइजेशन की का ये होता है कि उनकी एफिशिएंसी बढ़े, परफॉर्मेंस बेटर हो, और मैक्सिमाइज जो है आउटपुट हो। और स्टैंडर्ड इक्विपमेंट, मेथड और प्रोसेस से क्या होता है